आज बाकी जो मेरे साथ है सिर्फ उन्होंने मेरी प्रमोशन रोकने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो ये जो औरत है, ये औरत आज भी उधर ही सबके साथ मिली हुई है। इसके 3 भाई हैं पुलिस में, एक सब इंस्पेक्टर है अब्दुल मजीद रुनियाल, जो पहले एडिशनल एसपी का रेडर था, आज उखराल चौकी अफसर है। वो इसकी सारी गाइडेंस में काम करता है। इसका एक दूर का रिश्तेदार है, वो डीएसपी हेडक्वार्टर रामबन का रीडर है बशीर अहमद नाइक, वो भी इसके साथ मिला हुआ है। तीसरा एक मोहम्मद यासीन है, पहले एएसआई था, सब इंस्पेक्टर है, वो थाने में है। तो उसकी वजह से उसने 4 साल मेरी कंप्लेंट थाने में दबा के रखी। वो मुझे 20,000 रुपया मांग रहा था, मैंने कोई पैसा नहीं दिया उसको, जिसकी वजह से मतलब मुझे हरासमेंट हो रही है। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। लगभग 6-7 दिन पहले हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी राजीव नगर की। एक बच्ची थी 16 साल की, पिंकी नाम की, वो चंडीगढ़ चली गई किन्हीं तीन लोगों के साथ। और मोहल्ले वासियों के द्वारा जब हमें बुलाया गया, मीडिया को यहाँ पे बुलाया गया, और मोहल्ले वासियों ने जिन्होंने उनको देखा था, उस बेटी को देखा था 3 लोगों के साथ, उन्होंने ये कहा कि उसकी माँ ने ही उसको जो है 20 लाख रुपए में बेचा है। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जो है पिंकी घर वापस आ चुकी है। अपना जो जम्मू में जहाँ किराए पे वो रहते हैं वहाँ पे वापस आ चुकी है। पुलिस का इस पे क्या वर्जन था, हमारी बात जो है डीएसपी जो है यहाँ पे विक्रम जी, उनसे बात हुई थी। उनके द्वारा ये कहा गया कि लड़की जो है पिंकी जो है उसके बयान पे सब कुछ निर्भर करता है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो लड़की बयान देती है उस पे ही जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी पड़ताल जो है वो जारी है। हालांकि जिस बात का इंतज़ार था कि लड़की घर वापस आ जाए, फ़िलहाल लड़की जो है जम्मू पहुंच चुकी है। और उसी केस से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आ रहा है जो उनकी मां से जो है जुड़ा हुआ है, पिंकी की मां से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, हम इन्हीं से इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस में जी। तो इस वक्त मैं सीआईडी में हूँ। सीआईडी में, ठीक है सर। क्या पूरा वाकया है, जिस तरह से आपने ये जो न्यूज़ देखी, इसके पीछे की कौन सी ऐसी परतें हैं जो आप खोलना चाहते हैं? नहीं, परतें मैं नहीं खोलना चाहता। कल मैंने परसों जब पिछले हफ्ते मैंने ये देखा था तो उसमें जो एक औरत बोल रही थी कि इसके घर वाला शहीद हो गया है, दरअसल शहीद नहीं हुआ है, वो इसकी वजह से ही मरा है। पहले तो इसके घर वाले ने इसको तलाक दे दिया था जी। तलाक इस बात पर दिया था कि जब वो कैंसर पेशेंट था। सर इंद्र जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, आप जानते कैसे हैं ये सब, पूरा जानते कैसे हैं? मैं इसलिए जानता हूँ कि अगस्त 2014 में मैं रामबन ट्रांसफ़र गया था और अक्टूबर 16 में वहाँ से आया था। उसी दौरान अक्टूबर 14 में इसके घर वाले की डेथ हुई थी, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में ऑफिस में आया था अपने भाई के साथ। जो इसका छोटा भाई है वो एसपीओ है, कि जो इसने घर वाले को इसका जो घर वाला था उसने इसको तलाक दे दिया है। तलाक देने के बाद मतलब इसका भाई इसको लेकर आया, जो कोई कैंसर पेशेंट था क्रिटिकल। उस वक्त एसपी साहब ने इसको 15,000 रुपये लोन भी दिया था। तो लोन उन्हें दिया कि जाओ पहले अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ट्रीटमेंट के दौरान ये बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही मर गया। क्या नाम था उनका? उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। आप कितना अच्छे से उनको जानते थे? मोहम्मद शरीफ को मैं इतना ही जानता था कि जब वो क्रिटिकल कंडीशन में दफ्तर पहुंचा, क्योंकि मैं उधर दफ्तर में ही था, मैं इंचार्ज जनरल ब्रांच था। तो उस वक्त एसपी साहब ने बोला कि हमारे कैशियर को कि इसको 15,000 रुपये लोन दे दो ताकि ये अपना ट्रीटमेंट करवाए। उस समय के एसपी कौन थे? एसपी थे हमारे जावेद इकबाल मट्टू साहब जी। फिर क्या बातचीत हुई सारी? तो बस उन्होंने पैसे दे दिए इसके भाई को, जो एसपी था उसको पैसे दिए, इसको ले जाओ। तो वो ले गए। अभी रास्ते में बनिहाल रेलवे स्टेशन में पहुंचे तो वो उनकी सोरा इंस्टीट्यूट में ले जाना चाहते थे इसको। तो वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। अभी इसको मरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए तो ये आ गई दफ्तर में। शकीला जो थी इसकी वाइफ, जो थी तलाकशुदा बीवी है इसकी, ये आ गई दफ्तर कि मेरा घर वाला मर गया है, मुझे वो सारे बेनिफिट दे दो। मतलब मरने से पहले कुछ समय पहले जो है पति आता है वहाँ पे एसपी ऑफिस में और कहता है कि मैंने शकीला को तलाक दे दिया है। हाँ। तो कुछ घंटों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और ये महिला जो है 15 दिन के बाद आती है क्लेम करने कि मेरे पति की डेथ हुई, वो सारे जितने भी पेंशन बेनिफिट वगैरह हैं वो सारे मुझे दिए जाएं। तो उसमें मट्टू साहब ने उसको बोला तेरे घर वाले ने तुझे तलाक दे दिया, आप चले जाओ वहाँ से, तेरा केस नहीं बन सकता। बिल्कुल। फिर जब तक मट्टू साहब वहाँ पे रहे, ये औरत जो है दफ्तर में नहीं आई। उसके 5-6 महीने के बाद जानी फरवरी
16-15 में लगा लो या मार्च 16 में, मुझे अब एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। जी। ये उधर आई तो नए एसपी साहब रणदीप कुमार को पेश हो गई कि मेरा घर वाले को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं, तो मुझे अभी तक फैमिली पेंशन नहीं मिली है। जी। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने पूछा इसके घर वाले ने इसको तलाक दिया है, ये कागज़ है, इसका पेंशन केस नहीं बन सकता। जी। फिर भी रणदीप कुमार ने इसका केस बनवाया और इसको सारे बेनिफिट मिले। जी। जब इसको स्पेशल वेलफेयर मिला 15 लाख रुपया, इसको 2.5 लाख हमने नगद दिया। बाकी 3 बच्चों को अलग अलग, वो माइनर थे, अलग अलग जगह पे इसने 3 जगह से हमने फिक्सड करवा दिया। जैसे मानो बड़ी लड़की 11 साल की थी, वो हमने 8 साल के लिए फिक्स करवा दिया। 8 साल की लड़की थी, उसका 10 साल के लिए फिक्स करवाया। बच्चा 2.5 साल का था, उसको हमने 12.5 साल के लिए फिक्स करवा दिया, ताकि बच्चे जब 18 साल के मैच्योर हो जाए तो कर ले। उसके बावजूद भी इसने क्या किया, इसने कोर्ट से एक झूठे कागज़ लाए कि मेरे लड़के को ब्रेन ट्यूमर है, लड़की को ब्रेस्ट कैंसर है, मैंने उनका इलाज करवाना है, तो मेरे ये जो बच्चों के पैसे हैं ये तोड़ दिए जाएं। फिर वो कोर्ट के डायरेक्शन में जो वो पैसे टूटे, ये पैसे लेकर अपना मकान बेच के वहाँ से इधर सारा कुछ छोड़ छाड़ के पहले डोडा चली गई। डोडा में ये 3 साल रही, उसके बाद ये पिछले साल इधर से आई है। जी। मतलब ये हालात है इसके कि उसने फिर इसने क्या किया, जब मैं ट्रांसफ़र आ गया तो मैंने इसका केस नहीं बनाया था, इसने क्या किया मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे दी। मतलब रामबन में आपने केस नहीं बनाया तो उसका बदला इन्होंने यहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया इसने। आगे मेरे ट्रांसफ़र आने के बाद इसने मेरे खिलाफ वहाँ केस लगवाया, और केस वो कंप्लेंट मेरी 4 साल पेंडिंग रखी SHOs के पास। मुझे कोई पता नहीं है कि मेरी कंप्लेंट पेंडिंग भी है या नहीं है। जब मेरी प्रमोशन की बारी है, जब मैंने पूछा तो उस वक्त इन्होंने बोला कि मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है। अब जो DSP हेडक्वार्टर है वहाँ पर राजेंद्र चिब है, वहाँ पर राजेंद्र सिंह चिब, उन्होंने अप्रैल 2020 में मेरे खिलाफ पर्चा लगाया है। अच्छा। हाँ जी, 7 PC में, जबकि मुझे उसका कोई नॉलेज ही नहीं है, इल्म नहीं है। अच्छा, जब भी मैं DSP को बोलता हूँ जनाब मेरा कसूर क्या है, क्या कसूर बताते हैं? तो वो यही बोलते हैं जी वो कंप्लेंट करती है बार बार। कंप्लेंट में क्या कंप्लेंट होती है? कंप्लेंट में इसने पहले लिखा था कि मैंने इसके अकाउंट में 10,000 डाला है। कभी बोलती है जी मेरा SRO केस बनाने में इन्होंने अलग इंस्टॉलमेंट में मेरे से 3 लाख रुपए लिए हैं। 1 लाख रुपया लिया है, 3 लाख नहीं, 1 लाख, अलग अलग इंस्टॉलमेंट 3 लाख। मेरे और मनोज कुमार है जो आज सरवाल चौकी में लगा है, हम दोनों के खिलाफ पर्चा लगाया हुआ है। अच्छा, फिर मैं DSP साहब को मैं मतलब अब जनवरी 20 से लेकर मार्च 21 तक मैं जाता रहा। बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा सका, लेकिन मैं जाता रहा। तो फिर मैं DSP साहब से फ़ोन पर भी कांटेक्ट में था कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है, जबकि कंप्लेंट का मुझे पता ही नहीं है। उसने बोला जब आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब हम आपको बुलाएंगे तभी आ जाना। उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। जब भी मैं फ़ोन करता मैं SSP साहब रामबन से मिला, जो अभी हसीबुर रहमान साहब, उनसे भी मिला। उन्होंने बोला DSP साहब से मिलो, कोई बात नहीं, नॉर्मल कंप्लेंट है, कोई बात नहीं। पता मुझे उस वक्त चलता है जब मेरे खिलाफ FIR लग जाती है। जी। तो आज बाकी जो मेरे साथ है, सिर्फ उन्होंने मेरी प्रमोशन रोकने के लिए ऐसा किया हुआ है। तो ये जो औरत है, ये औरत आज भी उधर ही सबके साथ मिली हुई है। इसके 3 भाई हैं पुलिस में, एक सब इंस्पेक्टर है अब्दुल मजीद रुनियाल, जो पहले एडिशनल SP का रेडर था, आज उखराल चौकी अफसर है। वो इसकी सारी गाइडेंस में काम करता है। इसका एक दूर का रिश्तेदार है, वो DSP हेडक्वार्टर रामबन का रीडर है बशीर अहमद नायक, वो भी इसके साथ मिला हुआ है। तीसरा एक मोहम्मद यासीन है, पहले ASI था, सब इंस्पेक्टर है, वो थाने में है। तो उसकी वजह से उसने 4 साल मेरी कंप्लेंट थाने में दबा के रखी। वो मुझे 20,000 रुपया मांग रहा था, मैंने कोई पैसा नहीं दिया उसको, जिसकी वजह से मतलब मुझे हरासमेंट हो रही है। जब मैंने ये परसों देखा तब मुझे पता चला कि ये मतलब ये है, इसने मतलब SDM रामसू के खिलाफ ही कंप्लेंट ठोकी थी। अच्छा, फिर इसने क्या किया, अपने 2017 में इसने किया, किसी वकील से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया ना, वकील ने इसको बोला कि इसका 35,000 रुपया लगेगा। उसने बोला मैं दे दूंगी। जब उसने सारे सर्टिफिकेट बना के दे दिए तो उसने उसको 1 पैसा भी नहीं दिया। बहुत ही मैं नहीं दूंगी, तू जो करना है कर ले। इस मतलब इतनी गिरी हुई है ये। बिल्कुल। और कोर्ट को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया, जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का जो बिल्कुल वो तो किया है ना, वो तो कुदरती बात है। इसके बच्चों को तो कुछ भी नहीं था। हालांकि इसने जब ये पेंशन केस का नहीं बना था, उस वक्त मेरे पास हमारे दफ्तर में भी आई थी कि मेरे लड़के को ब्रेन ट्यूमर है, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करो। हमने थोड़ी कंट्रीब्यूशन करके वगैरह, मतलब किसी ने 100 डाला, किसी ने 200 डाला, इसको रुपया 15,000 करके दिया, और मैंने इसको अपनी जेब से 3,000 दिया। वो 3,000 मैंने आज तक लेना है, इसे मैंने मांगा नहीं। मैं चल कोई बात नहीं, पुलिस वाले का बच्चा है तो हमारी से हो जाएगी। लेकिन इसने उल्टा मेरे खिलाफ ही, वहाँ पर मेरे खिलाफ और मनोज ने इसको 2,000 रुपये दिया, 3,000 मैंने दिया, हमारे खिलाफ इसने पर्चा ठोक दिया। ये हालात हैं मतलब इसके। तो सर, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए, क्या उसमें 10% का भी कोई सच हो सकता है? ये 100% सच है।
क्योंकि ये रामबन में भी धंधा करती थी। अब मैं पूरी कम्युनिटी उसमें बदनाम होती है। इसका घर जो है बिल्कुल रामसू थाना है, बिल्कुल उसके फ्रंट में टॉप पर है। ये उधर रहती है और इतनी ये बदचलन मतलब बैड करेक्टर है ना, ये जहाँ भी जाती है हर 1 साल से ऊपर नहीं रहती। वहाँ से 1 साल रही, फिर वहाँ से चली गई ये डोडा में से अपने पुलिस पब्लिक स्कूल में बच्चे डाले अपने डोडा में। वहाँ से लोगों ने इसको धक्के मार के निकाला, ये इधर आई, फिर इसने अभी बच्चे स्कूल में डाले हैं। अब इसको पूछो कोई 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तूने बाहर भेजा 4 लड़कों के साथ? मैं तो इस चीज़ को मान ही नहीं सकता हूँ कि ये 20 लाख में इसे बेची है पक्का जी। तो सर अगर यही रहा तो ये 2 से बाकी बच्चों को भी बेचेगी या मारेगी। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है जी। तो अब इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए कि जो पिछले के जो कर्म है किए हुए हैं इनके द्वारा वो भी जांच हो, और जो ये नया केस जो सामने आया इसकी भी जांच हो। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। पिछले जो 14 से जब से इसका हस्बैंड मरा है उसके मतलब फरवरी 15 से लेकर पूरी जांच होनी चाहिए। ये औरत सोसाइटी में रहने के काबिल ही नहीं है। और इसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं वो भी सब मिले हुए हैं। इसके 3 भाई हैं। मैं बोल रहा हूँ सब इंस्पेक्टर है अब्दुल मजीद रुनियाल, वो इसके साथ मिला हुआ है। इसका छोटा भाई है मोहम्मद दिलावर अहमद है, वो SPO है पुलिस में। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है मेरे मोबाइल में। उसने सीधा बोला है कि जब औरत घोड़ी जब बेलगाम हो जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। मैक्सिमम जितने भी इनके रिलेटिव्स हैं ना पीछे, वो तो यही बात बता रहे हैं जिस तरह से ये वो तो सभी बोलते हैं कि अब ये जहाँ से रामबन से निकले तो जितना निकले उतना दफ़ा हो जाए, तो ये आनी नहीं चाहिए इधर। उनका यही कहना है जी। सर यहाँ पे महनाज जी भी हैं जिनके द्वारा ये जो केस जो है सामने लाया गया था, और यहाँ के बाकी लोग भी जिनके द्वारा हमें फ़ोन कॉल करके बुलाया गया था यहाँ पे। महनाज जी, अब पिंकी घर वापस आ चुकी है? हाँ जी, आ चुकी है। तो इल्ज़ाम उल्टा महनाज पे ही लग रहे हैं, क्या कारण है? शुक्र आप मीडिया वालों के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्र कि लड़की वापस आ गई, यहाँ अपने स्टेट में आ गई। एक्चुअली अगर लड़की की मेडिकल किया जाएगा और उसको पूछो, माँ को नहीं बेटी को पूछो, आप गए किसके साथ गए, किस कॉलेज में गए, किस स्कूल में गए, किस चंडीगढ़ जो फ्लाइट किस में गए, उसको पूछा जाए, जांच किया जाएगा। उल्टा हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो कानून पूछेगा कि किस लिए हमारे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर पहले बैकग्राउंड पूछो, हमारे भी बैकग्राउंड का, अगर हम डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, भद्रवाह के हैं, कोई भी बदनामी तो है ना। अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील की बदनामी है ये। जैसे राजीव नगर, कल किसी ने इंट्रो दी कि राजीव नगर बदनाम है। ये खाली राजीव नगर नहीं है बदनाम, ये पूरा ऑल इंडिया हिंदुस्तान बदनाम है कि नहीं है। एक्चुअली मेरे खिलाफ उसने कोई मीडिया वाला कल शायद कि रात को कमरे में गया, उसने मेरे खिलाफ बयान दिया कि महनाज ऐसा करती है, महनाज ये करती है, महनाज ये कि यहाँ जितने भी मेरे रिलेटिव इस बैकग्राउंड निर्वाल में, जहाँ भी जम्मू कश्मीर में पूछो, मेरे जो बैक है गुंदों की रहने वाली हूँ मैं, उनको बैकग्राउंड में पूछो कि महनाज का पीछे बैकग्राउंड क्या है, तभी बोले जाते। एक बर्दाश्त नहीं होता, लड़की किसी की भी है, मेरी क्यों नहीं हो, भैया की क्यों नहीं हो, किसी की भी हो। हमने सुनने में आया कि इसने कहीं कठवा का भी एक बेचारा मारा, एक सरवाल का भी, लेकिन एक्चुअली इसने अपने आपत्ति खुद, जो उनका जो परिवार मेरे पास आया था मुबारकबाजी देने की, हमारे को आपकी वजह से हमको पता चल चुका है वो। लेकिन ये आज जब पुलिस स्टेशन गई, पुलिस ने कैसे छोड़ा इसको? पहले मेडिकल करना था ना बेटी का। लड़की के बयान पे ही सारा दारोमदार रहता है ना। जब लड़की बोल रही है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, फिर कैसे पुलिस काम कर सकती है? पुलिस तो काम कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। अगर बाई दी मैं इस वक्त मैं शादीशुदा, अगर मैं कहीं बाहर जा सकती अपने पति के बगैर, तभी पुलिस पूछेगी ना मुझे, कानून पूछेगा ना। पूछा उनसे पूछताछ हुई ना, उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके परिवार वाले जो आपसे मिलने आए थे उन्होंने कोई इस तरह की कंप्लेंट भी नहीं दी है कि पूरी जांच पड़ताल हो। उनकी कंप्लेंट में सिर्फ ये लिखा है कि पिंकी को जो है घर वापस बरामद किया जाए, और वो बरामद हो गई। अब पिंकी कह रही है कि मेरे को भगाने में, मेरे को वहाँ जाने में सारा जो राजीव नगर के जितने भी लोग बयान दे रहे थे उनका हाथ है। और उन्होंने एक कन्वर्सेशन में टेलीफोनिक भी कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। तो क्यों इस तरह का हो रहा है कि मोहल्ले के सारे लोग झूठे हैं? नहीं, झूठे किस लिए सर? पूछे सामने आए ना। अगर वैसे वो बोलती है, हमारे सामने लाए, लोगों के सामने, जो यहाँ का प्रधान है, कोई भी HDPO दफ्तर में है, कोई पुलिस दफ्तर है, उसके सामने लाया जाएगी। कानून क्यों नहीं लाता? अगर वो लड़की है इस टाइम हमारे सामने लाया जाए,
किस पे ले रहे, जैसे मैं उसने आशा के लिए इल्ज़ाम लगाया या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमको वो ठिकाना दिखाया जाए, पुलिस को ठिकाना दिखाया जाए कि ये वहाँ से ले रहे थे, यहाँ से वहाँ ले रहे हैं, फिर हम अपने आप को कानून की कार्रवाई करे जाएगा। तो ये अभी हम राजीव नगर में हैं और जिस तरह से डिपार्टमेंट के ही जो सब इंस्पेक्टर साहब थे उनके द्वारा जब ये बातचीत, ये जो परतें जो हैं खुल के सामने आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ आसानी होगी और कुछ मालूमात जो है, बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो शायद कुछ समझ में आ जाए और जो पूरी जांच जो है इस पूरे मामले की हो सके। और जिस तरह से बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बच्चों के ट्यूमर के नाम पे या कैंसर के नाम पे और जो पैसा जो है वो लिया गया है, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी जो है गुमराह किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जितने भी लोग इस में मिलावट हैं, इस पैसे के धंधे में मिलावट हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।